तो आज से हम लोग जो है जैसे मैंने लास्ट टाइम पे बोला था कि अब हम लोग आज जो है पूरा जो शुरू से है उसको शुरू करेंगे, ठीक है। सो जो फर्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक है 11th का, इट इज़ मेजरमेंट। ओके, मेजरमेंट्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इस चैप्टर से यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ओके, सो कोई बताएगा मेजरमेंट क्या होता है? व्हाट इज मेजरमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट? मेजरमेंट क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी को, यस, हाँ वही तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेजरमेंट। बेसिकली हम करते क्या हैं? व्हाट वी डू इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में हम क्या करते हैं? अगर कोई हमको बोला जाए आपको मेजरमेंट करना है तो हम क्या करते हैं वहाँ पर? क्या चीज़? कितना है? ओके, हाँ, तो इसका मतलब है जब हम मेज़र करते हैं, सपोज कर लो कि अगर मैं ये आपस में बात नहीं करी भाई, सपोज कर लो कि जो है हमको इसकी हाइट मेज़र करनी है, इसकी जो यहाँ पर जो छत है इसकी सीलिंग की हाइट मेज़र करनी है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? कोई एक स्केल होना चाहिए, ठीक है। अब इस स्केल के लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे स्केल ये कितने टाइम्स है, इसमें एक बार रखा यहाँ पर है, फिर दूसरी बार रखा, फिर तीसरी बार, ऐसे करते करते ऊपर तक जाएंगे, ठीक है। तो जब हम रिजल्ट देंगे तो वहाँ पर कितनी चीज़ें होंगी? एक तो ये जिस चीज़ से हम नाप रहे हैं इसके बारे में बताना पड़ेगा कि हमने इसको किससे कंपेयर किया है। मेजरमेंट इट इज़ अ कंपेरिजन, ठीक है। मेजरमेंट क्या है? इट इज़ अ कंपेरिजन विद स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। तो जब भी हम मेज़र करेंगे तो हम जो है क्या दो चीज़ें बताएंगे, एक तो कि जिस चीज़ से हमने नापा है ये चीज़, और दूसरा ये कितने टाइम्स है, ठीक है। समझ में आया ना? सो जिस चीज़ से नाप रहे हैं ये क्या हो गया? यूनिट, और ये कितने टाइम्स है ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड और यूनिट, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट, ठीक है। सो अब ये कितने टाइम्स है इसका कोई स्टैंडर्ड कन्वेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो यूनिट है ये इंपॉर्टेंट है कि हम किस चीज़ से नाप रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हमको हाइट मेज़र करनी है तो हम इस चौक से भी नाप सकते हैं कि इस चौक का इतने गुना है, इतने टाइम से इस चौक का जो है ये 50 गुना है या 100 गुना है, बता सकते हैं। या कोई हम दूसरा ले लें, हम इस पेन से भी नाप सकते हैं कि पेन से इतने गुना है, और मैं यहाँ पे बोल दूँ कि इतने टाइम्स ऑफ दिस, ठीक। तो इसका मतलब है कि कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट का कोई एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, जिसको क्रॉस द ग्लोब कहीं पर भी अगर मैं यहाँ बोलूँ कि ये इतने यूनिट है तो हम किसी भी पूरे क्रॉस द ग्लोब वर्ल्ड में कहीं पर भी चले जाएं, और अगर मैं बोलूँ कि ये इतने यूनिट हमको ये इस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, देन द पर्सन विल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। लेकिन अगर हम जैसे पहले में क्या हाथ खाली हमने बोला कि हाथ से नाप दिया कि इतने बार है, तो ये तो सबका अलग अलग है ना, तो ये यूनिट, ये स्टैंडर्ड नहीं हुआ, वी कैन नॉट डिफाइन इट एज अ यूनिट। तो उसके लिए हमको जो है एक यूनिट डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यूनिट के लिए हम क्या चीज़ मेज़र कर रहे हैं वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। कि अगर हमको सपोज कर लो कि जो है इस लेंथ को मेज़र करना है तो क्या हम इसको किलोग्राम में बता देंगे, ठीक है, या इसको एम्पियर में बता देंगे, ठीक। तो लेंथ को मेज़र करने के लिए हमको एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं? मीटर, ठीक है। हम लोग अभी मीटर क्या होता है ये इस पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। सो बिकॉज बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं जा सकते हैं, और बाकी सबको मालूम है मीटर क्या चीज़ होती है। इट इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पीड ऑफ लाइट इन, वो जो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आती है 3 लाख किलोमीटर। सो इतने 1 बाई इतने सेकेंड्स में जो स्पीड ऑफ लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है इट इज़ 1 मीटर, ठीक है। तो हम लोग अभी उसके स्टैंडर्डाइजेशन में नहीं जा रहे हैं, क्या चीज़ होती है ये समझ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमको जो है अब ये पता करना पड़ेगा कि कितने तरीके की चीज़ें हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लेंथ मेज़र कर ली हमने,
और दूसरा जो है अगर हमको किसी चीज़ का जो है सपोज कर लो इसके बारे में बताना है कि इसमें कितना मैटर है, ठीक, सो हमारे पास एक किलोग्राम नाम की एक यूनिट है, ठीक है, जो हम SI यूनिट्स की बात कर रहे हैं। देन मीटर टाइम के लिए, ठीक है, कई सारे हैं, आवर्स है, डे है, ठीक है, और बट द स्टैंडर्ड वन इज सेकेंड्स, टाइम को सेकेंड में मेजर करेंगे। देन इलेक्ट्रिक करंट की जो एम्पियर, ठीक है, एम्पियर क्या होता है, इट इज़ अगर कोई 1 मीटर के जो है लेंथ 1 मीटर के डिस्टेंस पर कोई 2 वायर से पैरेलल, उनमें अगर हम एक मीन्स अगर करंट फ्लो करते हैं, कुछ एक करंट में फ्लो की, और जब इस करंट के फ्लो होने से क्या होगा कि इन वायर्स के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगने लगेगा, ठीक। तो जब ये फोर्स जो है जो 4 × 10⁻⁷ न्यूटन के बराबर हो जाएगा, तब जो करंट है वो 1 एम्पियर है, ठीक। तो उसकी डेफिनेशन हो गई। तो इट मीन्स कि करंट मेज़र करने के लिए हमारे पास एक और यूनिट होनी चाहिए। करंट को हम किलोग्राम में या मीटर में या सेकंड में नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट्स की, ठीक है। जो यूनिट है यहाँ पर 2 पार्ट हो गए, हाँ, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड, ठीक। तो फंडामेंटल में क्या क्या आ गया, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड टेम्परेचर, इसके बाद में मैं इधर लिख दे रहा हूँ बगल में, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एंगल, एंड 9 सॉलिड एंगल, ठीक है। ये तो सारी क्या हो गई, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक। इनमें से किसी को भी हम दूसरे के टर्म्स में नहीं बता सकते हैं। हम जो है इस मास को लेंथ के टर्म्स में नहीं बता सकते हैं, टाइम के टर्म्स में नहीं बता सकते हैं, करंट में नहीं बता सकते हैं, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के टर्म्स में नहीं बता सकते हैं। अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो इसको हम मास के टर्म्स में नहीं बता पाएंगे, ठीक। सो दीज आर द फंडामेंटल, यस। रिजल्ट ऑफ दिस मेजरमेंट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट, ओके, रिजल्ट, ठीक है, मीन्स व्हेन यू डू मेजरमेंट, then the result of the measurement it is given in terms of these 2 terms, okay. So these are the fundamental units, ठीक है। अब इन्हीं के हम अलग अलग जो है जब डिफरेंट डायमेंशन यूज करेंगे तो उनको क्या बोलेंगे, डेराइव्ड यूनिट। जैसे कि अगर हमको वेलोसिटी बतानी है तो वेलोसिटी में क्या बताते हैं कि डिस्टेंस टाइम के साथ में कैसे चेंज हो रही, सो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो उसको हम लेंथ और टाइम के अलग अलग डायमेंशंस के फॉर्म में बता देंगे। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कि ये जो लेंथ है, डिस्टेंस है, मीन्स वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही, तो डायमेंशनल फॉर्मूले में आएंगे, LT-2 इस तरीके से करेंगे, ठीक है। सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब ये है कि अगर सपोज कर लो कहीं पर ऐसा है कि हम ग्रीन लाइट यूज़ कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक ग्रीन रेडिएशन, ठीक है, और ये जो मोनोक्रोमेटिक ग्रीन रेडिएशन है इसकी वेवलेंथ क्या होती है, 550 नैनोमीटर। तो इस अगर वेवलेंथ का हम रेडिएशन यूज़ करें और उसमें इतनी रेडिएंट इंटेंसिटी हो कि जिसकी वैल्यू क्या हो 1/683 वॉट, ठीक है। हमने ग्रीन कलर की लाइट, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसा समझ लो कि हमने क्या किया, ग्रीन लाइट को ऑन किया। अब ग्रीन हम कौन सी ले रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक, मतलब स्ट्रिक्टली ग्रीन ही कलर है वहाँ पर, ठीक। और उस ग्रीन कलर को जब ऑन करेंगे तो जहाँ पर भी डालेंगे वहाँ पे कुछ एनर्जी आएगी। तो एनर्जी कितनी होनी चाहिए,
अगर पर यूनिट एरिया वहाँ पर 1/683 वॉट्स एनर्जी आ रही है, वॉट्स का मतलब 1/683 जूल पर सेकेंड, अगर इतनी एनर्जी आ रही है तो वहाँ जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसको क्या डिफाइन किया गया है, 1 कैंडेला, ठीक है, इट इज़ 1 कैंडल, इसका जो यूनिट है इट इज़ कैंडेला एंड CD। मैं इसको एक दूसरे टेबल में बता दे रहा हूँ इसमें, वरना सब काफ़ी सारा हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको जस्ट अ मिनट, आप पहले ये जो टेबल है ये खाली बना लीजिए, ठीक है, फिर मैं इसको रब करके ऊपर से लिखूंगा, फिर उसके यूनिट्स और सिंबल और सारी चीज़ें लिख दूंगा ऐसे एक लाइन में। ये नोट कर लिया, ये इसको ड्रॉ कर लीजिए। डन? सो फंडामेंटल यूनिट्स क्या हो गई, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, amount of substance, luminous intensity, angle in plane, एंड सॉलिड एंगल। सो इतने सारे हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है, इनको नोट कर लीजिए पहले। सो मास मालूम है, मास मीन्स, मास क्या चीज़ है, हाँ, द्रव्यमान, हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया, द्रव्य को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो द्रव्य होता है, इंग्लिश का इक्विवेलेंट मैटर, ठीक है। सो जो मैटर है उसकी वैल्यू क्या है, द्रव्यमान, ठीक है, मैटर की क्या वैल्यू है, ठीक। सो उसको मास कहते हैं। सो मास और वेट में क्या डिफरेंस है, मास और वेट में क्या डिफरेंस है, यस। सो जो मास है, ठीक है, मास का मतलब कि कोई भी अपने, जैसे अगर ये चौक है तो इस चौक का जो भी इसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये क्या रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। अगर हम इसको चाहे हम अर्थ पे मेजर करें, चाहे मून पे ले जाएं, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या इसमें जो भी जितना भी सब्सटेंस है, जो भी मेरे हाथ में मैंने लिया हुआ है, ये क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम मून पे जाएंगे तो वहाँ पर जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी क्या होगी, 1/6 है जो अर्थ की है, उसके कंपैरिजन में, तो वहाँ पर क्या होगा, इसका जो वेट है वो कम हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई चीज़ 100 ग्राम की है तो वहाँ पर 100/6 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, इतने टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इट इज़ फंडामेंटल यूनिट एंड इट डजंट डिपेंड्स ऑन द, बिकॉज दिस वेट डिपेंड्स ऑन फोर्स, आई मीन विद ऑन एक्सीलरेशन, with what velocity some other thing is attracting it,
ठीक है, अगर ये अर्थ पर है तो अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। हालांकि और भी कई सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, सभी इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट ओवरऑल जो रिजल्टेंट है वो अर्थ का ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि इसको जुपिटर अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ये सैटर्न अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, वो भी कर रहा है, सन भी अट्रैक्ट कर रहा है, बट जो रिलेटिव फोर्स है वो अर्थ का ज़्यादा है, वो सेंटर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो इट मीन्स की जो वेट है इट डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन, बट मास इज it is independent or it is an inertial term, ठीक है। सो मास के लिए हम m और इसका यूनिट किलोग्राम, लेंथ l और मीटर, टाइम सेकेंड, यस टी एंड इट इज सेकेंड। देखो या तो कई जगह पर आपस में बात नहीं करी भाई, कहीं पर जो है ऐसा लिखा होता है कि SEC ऐसे करके छोड़ देते हैं, तो जो सिंबल ये नहीं है, सिंबल इज इट इज ओनली स्मॉल s, तो या तो अब अगर SEC कर रहे हैं तो पूरा सेकंड लिखिए, अदरवाइज ओनली s, ठीक है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सिंबल देन इट इज ओनली s एंड ओके। सो यहाँ पर मैं पूरा लिख दे रहा हूँ और इसका सिंबल किलोग्राम, सो इसका सिंबल हो गया kg, मीटर m, ये स्मॉल s, टेम्परेचर थीटा एंड केल्विन और कैपिटल के। टेम्परेचर जब केल्विन में लिखते हैं तो अभी डिग्री नहीं लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे नहीं लिखते हैं कि डिग्री केल्विन, डिग्री केल्विन नहीं होता, डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। जो डिग्री है ये केवल ये केल्विन के लिए नहीं है। केल्विन क्या चीज़ है? केल्विन एब्सोल्यूट। व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर? हाँ, 0 केल्विन। होता क्या है वो? तो फिर पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे कुछ है? हम एक ऐसी चीज पता करना चाह रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो मालूम कैसे चला कि यहाँ पे कुछ था? जैसे सपोज कर लो कि कोई एक कंटेनर है, उसमें हमने जो है गैस कोई है, ठीक है, उसको हमने क्या किया, हीट करना शुरू किया, तो जो गैस के मॉलिक्यूल से क्या होगा, बहुत तेज तेज मूव करेंगे, और हीट करेंगे तो क्या होगा, और तेज तेज मूव करेंगे। अब इसी का रिवर्स सोचो, हमने क्या किया, गैस को कूल करना शुरू किया, और वेलोसिटी क्या होगी, कम होने लगेगी, और कूल किया और कम हो गई। ऐसे करते करते हमने इतना कर दिया कि मॉलिक्यूल मूव ही नहीं कर रहे हैं। तो अब जो टेम्परेचर है इट इज एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और इट इज 0 केल्विन, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो उस टेम्परेचर को हमने क्या किया है, 0 केल्विन डिफाइन किया है, ठीक है। सो केल्विन हो गया। इलेक्ट्रिक करंट ए एम्पियर एंड इट इज, आप इसको क्यू एम्पियर भी लिख सकते हैं, एंड एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। सो इसको हम जो है ये भी लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यस, आई तो करंट के लिए लेते हैं, ठीक है। मोल, अच्छा मोल क्या चीज़ है, व्हाट इज मोल? मोल कॉन्सेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों को केमिस्ट्री में भी आता है, और मुझे लगता है बहुत लोग गलत भी करते हैं, पता नहीं मोल से क्यों घबराते हैं। कोई बताएगा मोल क्या है? ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे अगर हम मार्केट में जाते हैं, ठीक है, मैंने बोला भाई 1 दर्जन जो है मुझे संतरे दे देना,
तो क्या करेगा? अगर मैंने उसको बोला 1 दर्जन संतरे देना, कितने देगा? 12। अगर मैं बोलूँ 2 दर्जन दे देना, कितने देगा? 14 नहीं भाई 24। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा? इट मीन्स कि जब हम मोल एक दर्जन बोल रहे हैं तो दर्जन को ये मालूम है कि 1 दर्जन का मतलब है कितना? 12। ठीक है, तो हमको ये नहीं बताना पड़ा हमको 12 केले देने हैं कि जो है 12 संतरे देने हैं या 24 देने हैं। हमने बोला 1 दर्जन देना, उसने हमको उतने दे दिए उसी के मल्टीपल में। ठीक है, ऐसे ही मोल है। ठीक है, मोल कुछ नहीं है। अगर मैंने बोला कि भाई 1 मोल मुझे जो है केले दे देना, तो कितने दे देगा? 6.023 इंटू 10⁻23। फिर ये खाने काबिल बचोगे नहीं। ठीक है, इतने सारे अगर केले मिल गए तो क्या हालत होगी? ओह यस 23, ज़्यादा और मैंने ज़्यादा बढ़ा दिए। ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻23। इतने, जैसे यहाँ पर 12 था, वहाँ से इतने, ये कितना नंबर हो गया? ठीक है, इतने नंबर। तो अगर कहीं पर 1 मोल है, अगर हम इसीलिए हम बोलते हैं 1 मोल। अब 1 मोल के आगे क्या? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है, 1 मोल आयंस है, 1 मोल क्या चीज़ है? ठीक है, तो जो भी होगा उसका उतना नंबर होगा। ठीक है, 1 मोल मीन्स इतने। अब जो भी क्वांटिटी हम ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, आयंस है, या जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं, एटम्स हैं, तो वो इतना अगर ये नंबर है तो वो 1 मोल है, या इसी के मल्टीपल में। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, चलो सिंबल ये हमें लेना है, कैंडेला CD ये लेना है, और ये दोनों मत लिख देना, इसका A इंटू QT मत कर देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, दिस और दिस, एंगल इन अ प्लेन CD। ठीक है, कैंडेला मैंने बता दिया क्या है। ठीक है, देन एंगल इन अ प्लेन, प्लेन का मतलब वो वाला नहीं, 2 डायमेंशनल प्लेन। ठीक है, 2 डायमेंशनल प्लेन में अगर हम जो है, जैसे अगर कोई 2 लाइन्स हैं, सो एक लाइन का दूसरे लाइन के साथ में कितना इंक्लाइनेशन है, इट इज एंगल इन अ प्लेन। ठीक है, सो दैट एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। और सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या चीज़ होता है? हाँ, कोन, जैसे बर्थडे कैप होती है। ठीक, किसी जैसे कि कोई एक हम पॉइंट ले लें, अब हम स्पेस की बात करेंगे, 3 डायमेंशन। ठीक है, एक हमने ये जैसे ये टिप है इसकी चौक की, इसको हम क्या कर रहे हैं कि हम ये जो हमारी छत है, ये छत इस टिप पे कितना एंगल बना रही, तो हम सॉलिड एंगल इससे निकाल सकते हैं। कैसे? इस टिप को इससे एक रस्सी से हमने एक थ्रेड ले लिया, एक डोरी ली, और ये जो सरफेस है इसके हर सिरे पे जाकर के बांध दिया। एक सिरा उस सरफेस के वहाँ पर, दूसरा यहाँ, ऐसे बिल्कुल मिला करके पूरे एरिया को ऐसे एक थ्रेड सब में बांधा, और उन सबको ऐसे पकड़ करके इससे बांध दिया। तो अब ये जो थ्रेड्स आ रहे हैं, ये एक सरफेस बना रहे हैं ना कोन शेप का, तो ये जो एंगल फ्रेम कर रहा है इट इज़ सॉलिड एंगल। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करेगा कि या तो एरिया अगर बड़ा होगा, अगर हम इस चौक को यही रखें, एरिया बड़ा होता जाए तो एंगल क्या होगा? बड़ा होता जाएगा। ठीक, दूसरा हम एरिया इतना ही है और हम इस चौक को ऊपर करते जाएं तो अब एंगल क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम इस चौक को जो है ऐसे, ये एरिया फिक्स है और हम चौक को नीचे ले जाएंगे तो सॉलिड एंगल क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो सॉलिड एंगल समझ में आ गया क्या होता है? सो इट इज मेजर्ड इन स्टेरेडियन। ठीक है, तो यहां तक की चीज समझ में आ गई। इसको नोट कर लीजिए पहले, स्टेरेडियन।
ST है, RAD, ये भी ST RAD सिंबल जो है इसका। अब बात कर ले इसकी, जो हमने मैग्नीट्यूड की बात करी, ठीक है। सो प्रीफिक्स क्या होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि तुम्हारी हाइट कितने किलो है, बताओ भाई तुम्हारी हाइट कितने किलो है क्वेश्चन गलत है? सही है, जो लोग पहले क्लास में थे उनको तो मालूम है क्वेश्चन सही है, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए क्वेश्चन कैसा है, ये गलत है। तो कोई बताएगा अपनी हाइट कितने किलो हाइट है? हाँ, ये भी थी। तो जैसे जब हम मार्केट जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि सपोज करो हमको सब्जी लेनी है, तो हम क्या बोलेंगे, भाई 1 किलो टमाटर देना, ऐसे बोलते हैं ना, कि क्या बोलते हैं 1 किलोग्राम टमाटर देना। अगर बोल दिया तो ये बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है, गलत नहीं है। अगर हम उसको बोलते हैं 1 किलोग्राम टमाटर देना, तो वो हमको 1 किलोग्राम ही देगा। लेकिन अगर हम उसको 1 किलो भी बोल देते हैं तो भी वो वही काम करेगा, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि जो है हमको कुछ दूसरा नंबर दे देगा, ठीक है। तो ये जो किलो है, ये क्या चीज़ है? इट इज सिंपली प्रीफिक्स, ठीक है। ये नोट कर लिया? अच्छा, नोट कर लो पहले। डिराइव्ड यूनिट मैंने बता दी, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स को अलग अलग जो यूज़ करके डिफरेंट पावर्स, ठीक है, उनसे जो यूनिट्स आएंगी, जैसे हमारा वेलोसिटी हो गया, स्पीड है, एक्सीलरेशन है, और फोर्स हो गया, मोमेंटम है, इस तरह के जितने भी यूनिट्स हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब कैसी हैं? डिराइव्ड यूनिट्स हैं, ठीक है। सो ये किलो जो है, किलो का मतलब ये नहीं कि अगर मैंने बोला कि 1 किलो बोला, तो 1 किलो का मतलब ये नहीं है कि जो है वो मास ही है, ठीक है। जैसे यहाँ से लेकर के अगर मैं अपने घर की या सपोज कर लो कोई जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आया है, अब मैं बोलूँ यहाँ से आपके घर की डिस्टेंस क्या है, तो क्या बताओगे? किलोमीटर्स में बताओगे ना। तो क्या अपनी हाइट किलो में नहीं बता सकते हो? किलोमीटर में आएगी, बट वैल्यू कम हो जाएगी, डेसिमल में आएगी, कम नहीं आएगी, वो भी हाइट उतनी रहेगी, बट डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करो किसी की जो है 165 सेंटीमीटर्स है, तो क्या सेंटीमीटर से हम किलोमीटर में नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं। तो हम हाइट भी किलो में बता सकते हैं। अगर कोई मुझसे बोला कि हाइट कितने किलो है, तो हमको सोचना पड़ेगा कि हाँ, पहली बार ऐसे पूछा इसलिए कि भाई तुम्हें कुछ आता नहीं है, ठीक है। किलो में हाइट नहीं होती है, किलो में केवल मास होता है। तो मास भी किलो में नहीं होता है। जब हम मास किलो के आगे जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, किलोमीटर है कि किलोग्राम है, वो डिसाइड करेगा कि हम क्या चीज़ मेज़र करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो दिस किलो स्टैंड्स फॉर 10⁻³ अब इसके आगे अगर लेंथ है तो मीटर, और मास है तो ग्राम्स, एंड सो ऑन, ठीक। सो ये हमारा हो जाएगा, मीन्स जो यूनिट है। इसके पहले हम जो है प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्रीफिक्स क्या होते हैं? जनरली जो हमको याद रखने हैं वो -15 से लेकर के +15, और बहुत आसान है। 3 का टेबल सभी को आता है? कोई ऐसा इसको 3 का टेबल नहीं आता? सभी को आता है, ठीक है। तो 3 का टेबल लिख लो बस, और बस वो जो 3 का टेबल लिखना है वो 10⁻, इसके ऊपर लिखेंगे, ठीक। कहाँ से? +15 से लेकर के -15 तक। सो 15, 12, 9, 6, 3, देन 0। अब इसके बाद में इन्हीं का माइनस में ले लेते हैं। -15, -12, -9, -6, -3, एंड अगेन सेम 0, ठीक। सो इन्हीं के अलग अलग क्या है?
ये नाम हो गया, ठीक है। सो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज पेटा, ये टेरा, ठीक है, ये गीगा, ये मेगा, किलो, एंड दिस इज 1, ठीक है। इसी के कंपैरिजन में ले रहे हैं। इधर फेम्टो, फर्मी भी होता है, ठीक है, 10⁻⁻15, फर्मी इज ऑल्सो करेक्ट, -12 पिको। अब यहां पर देखना, यहां पर सारे कैपिटल लिए हैं और ये सारे स्मॉल, पिको, देन नैनो, देन माइक्रो, मिली, एंड अगेन 1। तो इतने सारे हमको प्रीफिक्स भी मालूम होने चाहिए। ये अक्सर जो है, क्योंकि जैसे कई सारे एग्जाम में जो है आपको वैल्यू दे रखी है, टाइम दे रखा है कि जो टाइम पीरियड है इतने पिको सेकंड है, वन पिको सेकंड दे दिया। अब आपको ये मालूम नहीं कि पिको क्या होता है, तो हो सकता है कि वो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम टाइप का बहुत छोटा सा फॉर्मूला लगना है। बट इफ़ यू डू नॉट नो व्हाट इज पिको, देन यू विल लूज योर मार्क्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सपोनेंट्स। इसको नोट कर लीजिए पहले। यस, सो यहां तक की चीज समझ में आ गई सभी को? कोई डाउट अभी तक में? क्लियर है? अच्छा, कितने लोग को समझ में आ गया? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, कितने लोग को नहीं समझ में आया? चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद में अब हम लोग किसकी बात करेंगे? अब हम लोग आएंगे किस पे? डायमेंशन। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे? फंडामेंटल यूनिट्स की। अब हम जो है फंडामेंटल यूनिट, जब हम डेराइव्ड यूनिट में जाएंगे तो इन फंडामेंटल यूनिट्स की कितनी डायमेंशन यूज कर रहे हैं। सो हम क्या यूज कर, अब हम किसको क्या पढ़ने वाले हैं? डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। सो जैसे उसका नाम है, क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस। तो हमको यहाँ पर क्या एनालाइज करना है? डायमेंशंस। और डायमेंशंस किसकी? कि जो हमारे वो फंडामेंटल जो यूनिट्स है, लेंथ, मास, टाइम एंड सो ऑन, इनकी किसी भी यूनिट में, डेराइव्ड यूनिट में कितनी डायमेंशंस है, मास कितने टाइम्स आया है, टाइम कितने टाइम्स आया है, ठीक है। इससे जो है हम ये चीज़ हम एनालाइज करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। समझ में आ गया कि डायमेंशनल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, ठीक है। और इस पे कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे आपको एग्जाम में जो ऑप्शंस दिए होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आप सबसे पहली जो ट्रिक होती है ऑप्शंस को, जैसे हम बहुत ज़्यादा प्रॉपर कैलकुलेशन में नहीं गए, सबसे पहला होता है कि हम जो हमको ऑप्शन दिए गए हम उसका हम डायमेंशन देख लें। सपोज करो हमसे लेंथ, कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसमें पूछा गया है कि लेंथ निकालनी है, और जो ऑप्शन दिए हैं उसमें जो डायमेंशन दे रखी है, एक मास दे रखा है, एक कुछ और दे रखा है, तो हमने देखा कि नहीं, लेंथ की तो डायमेंशन केवल एक ही ऑप्शन में है, तो बाकी तो हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। हमें भी कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, और हमने सीधे सीधे बता दिया कि नहीं, यही ऑप्शन सही है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जब हम डायमेंशनल एनालिसिस की बात करेंगे, सो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं। देख, मास के लिए हमको क्या लेना है? कैपिटल M, लेंथ के लिए L, टाइम के लिए, अब यहाँ पर S नहीं लेना है, स्मॉल s, ठीक है। यहाँ पे क्या लेंगे? कैपिटल D।
अच्छा, ये तो 3 बेसिक हो गए, ठीक। अगर कोई प्रॉब्लम थर्मोडायनेमिक्स की है तो वहाँ पर हमको क्या और ये लेना पड़ेगा, टेम्परेचर। सो थर्मोडायनेमिक ये हमारे हो गए बेसिक। अलॉन्ग विद दिस इन थर्मोडायनेमिक्स एक हमको और चीज़ लेनी पड़ेगी, क्या है वो, टेम्परेचर, और इसका यूनिट थीटा, ठीक। अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में हैं सो यहाँ पर करंट के लिए एम्पियर, ठीक है, और एम्पियर के लिए ए, या जैसे भी मैंने पहले बताया, या तो एम्पियर लिख दें या फिर Q चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। सो Q T इनवर्स। ये यूज करने हैं, ठीक। और जो इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है कि जब भी हम कोई डायमेंशन लिखेंगे देन वी हैव टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। सो द स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज m to the power a, l to the power b, t to the power c, और इसके बाद में अगर टेम्परेचर है या करंट है तो उसके हिसाब से उनको भी ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। सो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। समझ में आया? ए बी सी क्या चीज़ है, पावर्स ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, कि मास, हम जो भी चीज़ मेजर करना चाह रहे हैं इसमें मास कितने टाइम्स है, ठीक है, लेंथ कितने टाइम्स है, लेंथ है भी कि नहीं है, ठीक। जैसे अगर सपोज को हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को कितना मेजर करेंगे, लेंथ है l, और टाइम के लिए t, और ये दोनों, सो LT -1। तो यहाँ पर मास नहीं आया, ठीक, ना ही इसमें टेम्परेचर है, ना करंट है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो है अगर हम इसको कंपेयर करना चाहेंगे तो किससे कंपेयर करेंगे, किसी ऐसी चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं जिसमें केवल लेंथ और टाइम ही आ रहा हो, वो भी टाइम की क्या हो, एक्सपोनेंट क्या हो, -1 हो, ठीक है। अभी इसको पहले नोट कर लो, मैं बता रहा हूँ। नोट कर लिया? ओके। डन? तो बेसिकली हमको जो डायमेंशनल एनालिसिस में ये 3 काम करने होते हैं, ठीक है। जब हम डायमेंशनल एनालिसिस की बात करते हैं तो 3 काम यहाँ पर करते हैं। एक, सो
एक तो हमको वैलिडिटी चेक करनी होती है किसी इक्वेशन की या कोई फॉर्मूला दिया हो, ठीक है, बेसिकली ठीक है। तो एक तो हमें कोई अगर इक्वेशन दी है तो उसकी हमको वैलिडिटी चेक करनी होती है कि ये एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं, ठीक। दूसरा कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू another system of unit, and the third one is this means कि अगर हमको सपोज कर लो जो है g की वैल्यू मालूम है SI सिस्टम में कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और हम उसको जो है CJ सिस्टम में बताना चाहें या जो ब्रिटिश सिस्टम होता है FPS फुट पाउंड सेकंड उसमें बताना चाहें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड वन इज यस, हाँ डायमेंशन। थर्ड में हमको क्या करना है कि हम कोई अगर हमको मालूम है कि कोई एक पर्टिकुलर जो मीन्स कोई फिजिकल क्वांटिटी है कि जो इन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है, तो उसके लिए हमको फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना, ठीक है। एस्टेब्लिशिंग रिलेशन between given different variables। तो ये तीन काम हमें इसमें करने हैं, ठीक है। अब हम इसको वन बाय वन करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए पहले। यस तो अब हम लोग वन बाय वन करके जो हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस किया है इसका एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है कि हमको कोई भी रिलेशन जो दिया गया है उसको चेक करना है कि वो सही है कि गलत है। जैसे S इक्वल टू 80 प्लस हाफ UT स्क्वायर। अब हमें इसको चेक करना है ये सही है कि गलत है। अभी मालूम है कि गलत है, सभी को पता है, इतना पढ़ चुके हैं इसको, ठीक। लेकिन इसको हमको जो है जो प्रॉपर जो एक साइंटिफिक वे है, वी हैव टू यूज इट टू एस्टैब्लिश द फैक्ट वेदर दिस इज ट्रू और नॉट। तो अब हमको क्या करना है, हम इसको जो है इसका डायमेंशनल एनालिसिस करना है, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस करने का मतलब हम इसकी डायमेंशंस को चेक करेंगे कि ये जो लेफ्ट साइड में जो डायमेंशंस हैं और राइट साइड की जो डायमेंशंस है वो सही है कि नहीं सही है, ठीक है। जैसे लेंथ में हम क्या ऐड कर सकते हैं, मास को ऐड कर सकते हैं। लेंथ में मास को नहीं ऐड करेंगे ना। क्या टाइम में हम करंट को ऐड कर देंगे? टाइम में टाइम को ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि जो है ये 1 एम्पियर की करंट है, इसमें 2 एम्पियर और ऐड हो गई, ठीक, तो वहाँ पर हम ऐड कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही थी, उसमें 2 किलोग्राम मास और मिला दिया, कितना हो गया? तो कुछ रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। अगर कोई ये बोले कि नहीं वे एक मीटर कपड़ा लाए थे शर्ट के लिए, उसमें जो है 250 ग्राम जो है हमने देसी घी डाल दिया है सो क्या रिजल्ट आएगा? कपड़ा और ख़राब हो जाएगा ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक। इसका मतलब है अगर हमको देसी घी मिलाना है तो भाई कोई वैसी चीज़ लो कि जहाँ पर वो मिल जाए, ठीक। लेंथ में उसको नहीं मिलाना है। सो यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है? डिस्टेंस। तो इट मीन्स कि राइट साइड में जितनी भी चीज़ें हैं, मैंने क्या बोला कि सेम जो चीज़ें हैं उन्हीं को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
इसका मतलब है राइट साइड में जितनी भी चीज़ें ये सब क्या होंगी, डिस्टेंस ही होनी चाहिए। और इंडिविजुअल जहाँ पर हम प्लस माइनस कर रहे हैं वो सब क्या होनी चाहिए, जैसे एक ये क्वांटिटी है हमारे पास और दूसरी ये, सो ये भी डिस्टेंस होनी चाहिए और ये भी डिस्टेंस। अगर इनमें से कोई भी एक डिस्टेंस नहीं है इसका मतलब ये रिलेशन गलत है, ठीक है। सो अब इसको चेक करते हैं। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन है और ये टाइम है। तो हम क्या करेंगे कि इनका जो है जो डायमेंशनल फार्मूला है वो लिखेंगे, ठीक है। सो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला, अच्छा अब इसको कोई भी डायमेंशनल फार्मूले क्या होते हैं, जैसे बुक में जो लोग 11th में हैं या जो लोग करके भी आए हैं, बहुत लोगों ने डायमेंशनल फार्मूले जब 11th में पहला चैप्टर पढ़ाया गया होगा तो रटे होंगे, रटे थे, कोई ऐसा है, रटे थे, ठीक है। तो रटना नहीं है, डायमेंशनल फार्मूले तो कभी भूल के रटना भी नहीं, ठीक। हमें क्या मालूम होना चाहिए, बस उसका फार्मूला पता होना चाहिए, यूनिट जो, ठीक है। जैसे एक्सेलरेशन क्या चीज़ है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो जब हम चेंज की बात कर रहे हैं, अगेन चेंज किस में होगा, चेंज का मतलब है कोई फाइनल वैल्यू मालूम हो, कोई इनिशियल वैल्यू मालूम हो, उस फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आ जाएगी। अगेन यहाँ पर भी डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करेंगे कि वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी से ही वेलोसिटी का हम चेंज ले सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि ऊपर क्या डायमेंशन आएगी, वेलोसिटी की, चेंज की कोई डायमेंशन नहीं आएगी। समझ में आ गया ना कि वेलोसिटी की डायमेंशन तो ये होती है, तो चेंज और वेलोसिटी की कुछ और होगी। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स इट इज सिंपली वेलोसिटी। सो ऊपर क्या आएगा, वेलोसिटी, और नीचे अगेन चेंज इन टाइम मीन्स टाइम। अब वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्टेंस मीन्स इट इज अगेन डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम and the whole is divided by time. So we have distance upon time square. Okay sir, time table, हाँ ये है। Okay, so it means it is I'm writing it over here. So distance upon time square. अब हमें इसकी डायमेंशन लिख देनी है। ओके, तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, सो इट इज L एंड डिवाइडेड बाय टाइम t स्क्वायर। सो ये क्या हो गया, LT माइनस 2, ठीक है, LT माइनस 2। ऐसे में अब ये हमने किसका निकाला, एक्सीलरेशन का। तो अब हम एक्सीलरेशन में टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। ये नोट करना है, नोट कर लो। You have to go in this way. Okay. नोट कर लिया। L upon T square. So it is L T minus 2. समझ में आ गया ये?
अभी नोट कर लिया। स्पीड भी बनानी पड़ेगी भाई, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। कोई बेल हो जाए अभी बोलो अभी तो नहीं किया है। डन। अब देखो ये तो मैंने एक के लिए बहुत सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब हम इसी यहीं पर कर लेंगे ये सारा काम, ठीक है। बहुत ये खाली एक मैंने बता दिया कि कैसे करते हैं इसको। अब क्या करना है, अब देखो इसकी डायमेंशन क्या होंगी, एक्सीलेशन LT -2 और T टाइम के लिए, तो ये क्या आ गया LT -1। इस टर्म की डायमेंशन ये आ गई। इसकी निकालते हैं, हाफ इट इज़ अ नंबर, नंबर्स आर डायमेंशनलेस। नेक्स्ट इज एक्सीलरेशन वेलोसिटी, so velocity is LT -1 and time square, so it is T square, so it is LT। तो अब देखो क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में क्या है, इट इज ओनली L। तो अब हमको देखना है कि ये जो है इक्वलिटी सही है कि गलत। तो लेफ्ट साइड में तो हमारे पास क्या है, लेंथ है, और राइट साइड में ये वेलोसिटी हो गई, और ये भगवान जाने क्या है, ठीक है। LT आ गया, LT -1 2 होता तो हम जानते हैं वेलोसिटी एक्सीलरेशन है, बट LT आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो कुछ और आ गया। इट मीन्स कि ये कैसा है, डायमेंशनली इट इज़ इनकरेक्ट। ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमको कोई भी रिलेशन दिया होगा तो हम उसको जो है पूरा उसका जो है डायमेंशन एक लाइन में लिख करके चेक कर लेंगे कि वेदर दिस रिलेशन इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। पहला ये स्टेप है। दूसरा, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। तो सेकंड हमारा क्या है, इट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। तो जैसे हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको ले रहे हैं एज एग्जांपल। सो जी वैल्यू ऑफ जी यू नो इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ? अर्थ पे, ठीक है। और वो भी अर्थ पे भी कहाँ? एट सी लेवल, ठीक है, सी लेवल पर, ठीक है। 9.8 हर जगह नहीं है, ठीक है। 9.8 कहाँ पर है? सी लेवल पर है। अब जैसे जैसे हम किसी उसमें हिमालयन रीजन में जाएंगे तो वहाँ कुछ और होगा, और किसी माइन के अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पर कुछ और होगा, ठीक है। तो सी लेवल पर ये वैल्यू है। सो इसको हम चाह रहे हैं कि हम इसको जो सीजे सिस्टम है, ये जो दिया है इट इज, ये मालूम है 2-3 तरीके के सिस्टम्स हैं, MKS, CGS एंड FPS, ठीक है। FPS तो अब यूज़ नहीं होता बिकॉज ये ब्रिटिश सिस्टम था, और ब्रिटिश जो ब्रिटिश थे वो सब ब्रिटेन चले गए बहुत समय पहले, तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। हालांकि फुट वगैरह हम लोग जो है यूज़ करते हैं। इसमें से ये जो फुट है, पाउंड है सेकेंड, तो फुट का तो यूज़ अभी भी होता है, लेकिन पाउंड का यूज़ यहाँ पर एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं होता है, ठीक है, बहुत कम होता होगा। CGS सिस्टम और MKS ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। CGS मीन्स लेंथ इन सेंटीमीटर, वेट मास इन ग्राम्स, टाइम इन सेकेंड। एंड इन MKS सिस्टम और SI सिस्टम लेंथ मास इज इन लेंथ इज इन मीटर एंड मास इन किलोग्राम एंड इट इज़ इन टाइम इन सेकेंड, ठीक है।
तो अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो हमने MK सिस्टम में वैल्यू मालूम है, इसको CJ सिस्टम में क्या है ये निकाल लें। तो देखो बहुत आसान सा तरीका है, हमें क्या करना है, इसको हम पहले इसका डायमेंशन के फॉर्म में इसको लिख लें। ठीक है, एक तो हमारा इसको ले लेते हैं N1 और U1, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 क्या चीज़ है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, N2 numerical value in another system of unit, U1 is unit in first system and U2 is a unit in second system। ठीक है, सो अभी हमारे पास N1 क्या है 9.8, U1 मीन्स इस सिस्टम की जो यूनिट है इसको हम डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, सो इट इज लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। L/T स्क्वायर या LT - 2। यहाँ पर N2 हमको निकालना है और इसको भी लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो लेंथ है यहाँ पर कितने मीटर में दी है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये मीटर्स में और ये टाइम सेकंड में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 मीटर है, तो यहाँ पर 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, बिकॉज सीजीएस में सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमने कन्वर्जन किया था, उससे जो एक्सपोनेंट लिखे थे उससे कर सकते हो। ठीक है, सो 9.8। अब एक काम और करेंगे, इसको L1 T1 L2 T2 और जो हमको निकालना है पहले उसके रिस्पेक्ट में इसको लिख लेते हैं। ठीक है, सो हमको निकालना क्या है, N2 9.8 इंटू अब L1 अपॉन L2 और T2 अपॉन T1 और बोथ आर इन स्क्वायर्स। ठीक है, अब देखो L1 क्या चीज़ है, अब यहाँ पर हमको यूनिट्स की ये वैल्यू रख देनी है। सो N2 इज 9.8 इंटू L1 क्या है हमारा मीटर, 1 मीटर, और L2 क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ये भी सेकंड में है और ये भी सेकंड में है। ठीक है, सो हमको क्या चाहिए, देखो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो राइट साइड में क्या मिलेगा, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यहाँ पे यूनिट नहीं आएगी। ठीक है, तो जितने मीटर सेंटीमीटर देख रहे हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो सेकंड से सेकंड स्क्वायर कैंसिल, अभी क्या बच रहा है मीटर और नीचे सेंटीमीटर, हमें किस में लाना है, सेंटीमीटर में, तो जो मीटर है उसको किस में कर दें, सेंटीमीटर में। सो 9.8 इंटू ये हो गया 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर। सो अब देखो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 9.8 इंटू 100, सो इट इज़ 980। सो ये क्या चीज़ आई, मैग्नीट्यूड आया। तो टोटल यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या हो गई 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो सीजीएस में जो यूनिट है जी की वो क्या आ गई 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया, इस तरीके से जो है हमको एक यूनिट से दूसरे में कन्वर्ट करना है। इसको नोट कर लीजिए पहले।
इट इज CGS। नोट कर लिया? रब कर दूं इसको? सो अब लास्ट रह गया एक और कि हमको रिलेशन इस्टेब्लिश करना, ठीक है। तो इसमें हमको जो है क्वेश्चन में दिया गया होगा कि जैसे कोई एक वेरिएबल है, ये इन पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। सो अब आपको जो है इसका एक फॉर्मूला बनाना होगा, ठीक है। सो जैसे सपोज कर लो कि काइनेटिक एनर्जी है। सो काइनेटिक एनर्जी कहीं पे दिया गया है कि कोई एक मूविंग पार्टिकल है, इसकी जो है जो टोटल एनर्जी, जो टोटल काइनेटिक, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये किस पे डिपेंड कर रही है? इसके मास पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो हमको इसका रिलेशन बनाना है, ठीक है। हमें इतने ही क्वेश्चन में दिया जाएगा कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। सो एस्टैब्लिश द रिलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो हमको इसका एक रिलेशन बनाना है, ठीक। तो कैसे करेंगे? तो ये भी बहुत सिंपल सा है। जो भी रिलेशन दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी है, सो हमने काइनेटिक एनर्जी ले ली। ये किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे डिपेंड कर रही है। अब हमें ये नहीं मालूम है कि मास की कितनी पावर है, सो A। और किस पे डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी पर। सो वेलोसिटी की पावर ले ली हमने B। अब हमको क्या करना है? ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कोई कांस्टेंट ले लें, K। अगेन यहाँ पर K आ रहा तो हम कुछ और कांस्टेंट ले लेते हैं। और क्या ले लें? P। चलो ठीक है, P हमने ले लिया। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इट इज़ कांस्टेंट P टाइम्स m टू द पावर A B टू द पावर B, ठीक है। अब क्या करना है? इसके बाद में हमको दोनों तरफ जो डायमेंशनल फॉर्मूले वो लिखने हैं, ठीक है। और फिर उसको जो डायमेंशन से उनको कंपेयर करेंगे। सो लेफ्ट साइड में क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का किसी को फॉर्मूला याद है? हाफ में वो तो भी आने वाला है ठीक है। तो जैसे अब हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, थर्मल एनर्जी चाहिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी है, अगर वो एनर्जी है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला भी याद है और अच्छी बात है। तो अगर हमें नहीं याद है तो हम क्या करेंगे? एनर्जी को जो भी सिंपलेस्ट फॉर्मूला आता हो, जैसे E=mc², ये मालूम है तो E=mc² लिख लो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला वहीं पर बना लो। सो m का क्या हो गया? m, ये कैपिटल M, और c², c क्या वेलोसिटी है, LT-1 होता है, तो क्या आ जाएगा? L²T-2। तो ये काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। यही किसका होगा? सॉरी, ये एनर्जी का है तो यही काइनेटिक एनर्जी का होगा। और अगर पोटेंशियल का निकालोगे तो वो भी यही फॉर्मूला आएगा। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या आ गया? m L² T-2। राइट साइड में कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं है, इट इज जस्ट लाइक अ नंबर, m टू द पावर A एंड वेलोसिटी इज LT-1, और इसके जो पावर है वो क्या है? B। सॉरी, इट इज स्क्वायर ब्रैकेट सो m टू द पावर A, L टू द पावर B, T टू द पावर -B। और लेफ्ट साइड में ML2
t माइनस 2, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लें, सो a की वैल्यू क्या आ गई 1, इसको जो है डायमेंशन यहाँ पर कुछ नहीं, इट मीन्स इट इज़ 1। सो a की वैल्यू क्या आ गई, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2। ये कुछ ज़्यादा ही सिंपल एग्जांपल हो गया, सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल एग्जांपल, ठीक है। सो अब ये जो हमने a और b की वैल्यू ली यहाँ पर रख दो, तो इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, के ई इक्वल टू जो हमने कांस्टेंट लिया है p m टू द पावर 1 एंड v टू द पावर 2, तो ये आ गया के ई p m v स्क्वायर, एंड वेयर वी नो दैट द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट इज 1/2, ठीक है। सो इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये इसके तीनों जो है यूज़ हो गए, ठीक है। कैसे हमको जो है जो डायमेंशनल एनालिसिस है किस तरीके से करना है, ठीक है। 3 काम है, एक तो हमको कोई भी रिलेशन को चेक करना कि सही है कि गलत, दूसरा रिलेशन एस्टेब्लिश करना, और तीसरा एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन, ठीक है। इतना काम है जो हमको इसमें करना है। अभी नेक्स्ट टाइम हो गया, ठीक। सो अब इसके बाद में जो है हम इसमें जो हमारे टॉपिक बच रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर एनालिसिस, ठीक है। आज थोड़ा सा लेट हो गया, अदरवाइज ये भी आज हो जाना था, ठीक। सो इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, और हम लोगों ने अभी तक जो किया है इसकी एक्सरसाइज आपको आज शाम तक मिल जाएगी, ठीक। और आप लोग भी अपना एक टाइम बना लीजिएगा कि इसको हमको ऐसा नहीं कि आज मिल के तो कल करेंगे, आज ही करके सोएंगे, ठीक है। एंड बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, ऐसा नहीं कि जो है बुक निकाली और देखा क्वेश्चन कहाँ मिल रहा है, ये इस गाइड में मिला, इसमें मिला, इसमें मिला, कर लिया हमने, बाद में अपने आप को बता दिया मैंने बहुत अच्छा किया। सो दिस इन दिस वे यू विल चीट योर सेल्फ।